अधिसूचना प्रश्न। A member of parliament can ask a question. A member of parliament can ask a question on a matter of public importance and urgent by giving less than giving less than less than the prescribed time notice। संसद का कोई सदस्य सार्वजनिक महत्व के तथा अविलंबनीय मामले पर निर्धारित सीमा से कम समय की सूचना देकर प्रश्न पूछ सकता है, विच इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। इसकी मिनिमम लिख लीजिएगा, ड्यूरेशन 10 डेज लिख लीजिएगा, है ना। हाँ, प्रश्न पूछेंगे, मिनिमम ड्यूरेशन जो है 10 डेज। अब एक लिखिएगा विप को WHIP लिखिएगा, विप। देखे होंगे दल जो हैं विप जारी करते हैं, पार्टियां जो हैं विप जारी करेंगी। अगर कोई पार्टी ने विप जारी किया है, जहां उसका चांस है जारी करने का, अगर विप जारी किया है, ठीक है, तो विप जारी करने के बाद अगर आपने पार्टी के खिलाफ वोट दे दिया, ठीक है ना, अगर आपने पार्टी के खिलाफ वोट दे दिया तो 15 दिन के भीतर पार्टी आपसे जो इसका कारण पूछेगी कि क्यों ऐसा किया, और उसका कारण से अगर पार्टी सेटिस्फाई है तो काम खत्म हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप पर एंटी डिफेक्शन से आपको दल बदल लगाकर आपकी सदस्यता जा सकती है। ये कहाँ से मामला आया है? 1994 में SR बोम्मई केस। अगर दल ने व्हिप जारी किया है और आपने एंटी पार्टी को वोट कर दिया है, 15 दिन में अगर पार्टी ने जो जानकारी मांगी अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप पर दल बदल कानून लग सकता है। लिखें, इट इज़ अ काइंड ऑफ नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। यह एक प्रकार का आवश्यक निर्देश है विच इज यूज्ड फॉर पार्टी डिसिप्लिन, जो दलीय अनुशासन के लिए उपयोग किया जाता है। दलीय अनुशासन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है। इसमें लिखिएगा ऑन इश्यूएंस समझ रहे हैं, ISSUANCE, इश्यूएंस ऑफ व्हिप, द कंसर्न्ड टीम मेंबर हैज टू कंप्लाई लिखिएगा, कंप्लाई विद इट। व्हिप जारी करने का संबंधित दल के सदस्य को उसका अनुपालन करना पड़ता है, अदरवाइज अन्यथा डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम, अन्यथा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ये तो मैं थोड़ा ये जानकारी बताया। अब हम आपको रूल बताएंगे। कभी आपने सुने होंगे नियम 115 में करा दो, 193 में करा दो, ऐसे 377 में कर दो, कुछ ऐसे सुनते होंगे। तो मैं 2-3 नियम बता देता हूँ, जरा एक हेडिंग बनाइएगा, वेरियस रूल यूज्ड इन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। वेरियस रूल्स यूज्ड इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। इसमें लिखना संसदीय कार्रवाई में प्रयुक्त विभिन्न नियम। सबसे पहले लिखिएगा नियम 115, रूल 115। इसमें क्या होता है बच्चा कि जो ऐसा दिमाग में छोटा छोटा रख लो, किसी भी सदस्य को, कोई पार्लियामेंट्रियन है, उसको किसी सदस्य की या मंत्री की त्रुटियों पर कोई त्रुटि हो गई है तो उसको आपत्ति करने का मौका है, आपत्ति कर सकता है इसमें। तो एक लाइन यही लिख लीजिए, अंडर दिस रूल अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, under this rule a member of parliament has the right to object to errors in statement of any other member of
or ministers, any other member or minister। इस नियम के तहत संसद के सदस्य को किसी अन्य सदस्य, संसद के सदस्य को किसी अन्य सदस्य या मंत्री के वक्तव्य की त्रुटियों पर या मंत्री के वक्तव्य की त्रुटियों पर आपत्ति करने का अधिकार है। ठीक है, अब अगर ऐसी बात हो गई है तो ये लेके कहाँ जाएगा? तो लिख लीजिए एक लाइन, ही पुट द रॉन्ग फैक्ट in the statement before the speaker। ओके, यह वक्तव्य में गलत तथ्य को अध्यक्ष के समक्ष रखता है। अब आगे क्या होगा? अध्यक्ष क्या करेंगे? लिखिए, एंड ऑन द परमिशन ऑफ द स्पीकर, अध्यक्ष की अनुमति पर आल्सो मेक्स अ स्टेटमेंट इन द हाउस, सदन में वक्तव्य भी देता है। अध्यक्ष की अनुमति पर सदन में वक्तव्य भी देता है। कौन? जिसको त्रुटि का अपोज किया है और जिस पर आरोप है वो क्या करेगा? जरा लिख लीजिए, आफ्टर दिस द कंसर्न मेंबर और मिनिस्टर, इसके बाद संबंधित सदस्य या मंत्री हैज टू गिव हिज एक्सप्लेनेशन, को अपनी सफाई देनी पड़ती है। हैज टू गिव हिज एक्सप्लेनेशन, है ना, अपनी सफाई देनी पड़ती है। ये बच्चा है रूल 115। रूल 193 लिखो, 193। रूल 193 असल में क्या होता है? किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर इस पर शीघ्र एक नोटिस देने की बात आती है। तो जरा लिखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा, अंडर दिस एनी मेंबर ऑफ द हाउस कैन गिव नोटिस ऑफ शॉर्ट टर्म डिस्कशन। इसके अंतर्गत सदन का कोई सदस्य शॉर्ट टर्म डिस्कशन ऑन एनी अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक इंपॉर्टेंस कर लीजिएगा, कोई सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व के अवलंबनीय विषय पर शीघ्र है, जरूरी है, अर्जेंट, अल्पकालिक नोटिस दे सकता है। अल्पकालिक नोटिस दे सकता है। ठीक है, इसमें आपको क्या कर सकते हैं? इसमें चर्चा तो सब होगी, लेकिन इसमें जैसे चर्चा में यह देखा जाता है ना कि कौन इस मुद्दे के साथ है। मतलब जैसे चर्चा में दो तरह का डिस्कशन आ जाता है ना। जैसे मैं इस क्लास में कोई विषय पर चर्चा करूं तो हमेशा दो डिस्कशन तो उभर ही आएंगे ना, कम से कम। क्यों भाई? कोई विरोध में कोई अपोज भी तो कर सकता है। ऐसे कैसे होगा कि सब एक जैसा ही रहेगा, है ना? तो कौन लोग इस तरीके की चीज चाहते हैं, कौन लोग उस तरीके की चीज चाहते हैं, दो तरह के लोग हो गए ना। तो ऐसे केस में चाहे दो तरह के लोग हो जाएं, तीन तरह के लोग हो जाएं, चर्चा होगी, बट वोट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, मत विभाजन नहीं किया जाता कि वोट डलवा लेते हैं कि देखते हैं इस चर्चा के साथ कौन है। तो 193 में जो चर्चा होती है किसी अविलंबनीय, किसी अर्जेंट मुद्दे पर, उसमें मत विभाजन नहीं होगा। मत विभाजन नहीं होता है तो इसमें गवर्नमेंट वगैरह को लेकर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अरे भाई, जिसमें मत विभाजन हो जाएगा और माना सरकार की तरफ, सरकार जिस चीज के लिए एग्री है वो एक बात हो गई, एक वर्ग जो एग्री नहीं है दूसरी बात हो गई। तो इस दोनों के डिसएग्री एग्री में एग्रीमेंट तो हुआ नहीं और उसमें मत विभाजन हुआ और सरकार के अगेंस्ट हो गया, मत उधर ज्यादा पड़ गया जो लोग डिसएग्री थे। तो एक प्रकार से नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया ना, वो तो दिक्कत आ जाएगी। तो 193 की चर्चा में मत विभाजन नहीं होता। तो एक लाइन चाहे तो आप लिख लीजिए, लिखिएगा, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डिवीजन ऑफ वोट्स एट द एंड ऑफ द डिस्कशन।
इस चर्चा के अंत में मत विभाजन का प्रावधान नहीं है। नियम 377 लिखिए, रूल 377, मैटर विच कैन नॉट बी रेज्ड अंडर एनी मोशन, मैटर विच कैन नॉट बी रेज्ड अंडर एनी मोशन, जो विषय किसी भी प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं उठाए जा सकते, कैन बी रेज्ड अंडर दिस रूल, ओके, कैन बी रेज्ड अंडर दिस रूल, उसे इस नियम के तहत उठाया जा सकता है। आया बच्चा समझ में? ठीक है, चलो हेडिंग एक और दूसरी बनाओ। दूसरी हेडिंग क्या रहेगी? लिखिए, टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री रेजुलेशंस, संसदीय प्रस्तावों के प्रकार। टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री रेजुलेशंस, प्रकार। सबसे पहले लिखिएगा कॉलिंग अटेंशन नोटिस, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसमें कोई सदस्य क्या करेगा? किसी विषय विशेष पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है। तो ऐसा समझिए, कॉलिंग अटेंशन मोशन में लिखे, इन दिस मोशन, इस प्रस्ताव में with the approval of speaker or chairman of the speaker or the chairman, ऐसा कर सकते हैं। इस प्रस्ताव में अध्यक्ष या सभापति की स्वीकृति, a member of the house, स्वीकृति से सदन का कोई सदस्य, member of the house, draws the attention of the minister concerned to matter of public importance, very लगा सकते हैं, very public importance, कोई सदस्य अति सार्वजनिक महत्व के, यही तो होगा ना पब्लिक इंपॉर्टेंस, है ना, अति महत्व के किसी विषय की ओर आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड देयर टू, किसी विषय की ओर मंत्री का ध्यान दिलाता है या उससे संबंधित प्रश्न पूछता है। आप ऐसा लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट आर लगा दिएंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, आर आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड देयर टू, ORR, या संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछता है। द मिनिस्टर कंसर्न में सीक टाइम, द मिनिस्टर कंसर्न में सीक टाइम to make an immediate statement, संबंधित मंत्री तत्काल वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकता है। ठीक है, यह जो शब्द है ना, कॉलिंग द अटेंशन, लिख लीजिएगा, दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। समझ गए ना, यह भारतीय संसदीय व्यवस्था का उत्पाद है। जैसे हमने 0 आवर को मैंने प्रेस से बोला था ना, तो यहाँ उसको कंफ्यूजन ना हो कि किसने दिया, तो इसमें भारतीय संसदीय व्यवस्था का हिस्सा है। अब लिखो एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन को क्या बोलेंगे? काम रोको प्रस्ताव बोल सकते हैं। काम रोको अलग होता है क्या? स्टॉप वर्क। काम रोको को क्या बोलोगे अंग्रेजी में? एंडोर्जमेंट, एडजॉर्नमेंट, हाँ सही है, हाँ ये मोशन आता है। काम रोको प्रस्ताव, पहली बात तो आप समझ लीजिएगा, दोनों में, एक में ध्यान दिलाया जाता है
एक में कहते हैं सारा काम रोक दो, अब ये सुनो, ज़्यादा इसमें नहीं लिखाएंगे, लास्ट में एक लाइन लिखाना है मुझे, समझ रहे हैं कि नहीं। मैंने आपको कहा आप ध्यान दीजिएगा कि बच्चा सुबह नाश्ता भी करके आना, ठीक है, ज़रा इस पे ध्यान देना। ये तो ध्यान आकर्षण हो गया। एक होता हमने कहा सुन पढ़ाई लिखाई सब बंद, पहले नाश्ता, काम रोको, प्रस्ताव, जो काम चल रहा है सब रोको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आ गई है, इससे लगता है ये पता चलता है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या होता है कि वर्तमान कार्रवाई को बंद करने का प्रस्ताव आ जाता है, और जो कहा जा रहा है, यानी काम रोको प्रस्ताव इसे कहते हैं, जो कहा जा रहा है उसको सुनो। लेकिन यह कब कब क्या होता है मैं वो बताना चाह रहा हूं, बाकी से मतलब आप समझ गए हैं। दिस मोशन इज इंट्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, ये लाइन दिमाग में रखिएगा, आफ्टर द क्वेश्चन आवर। यह प्रस्ताव प्रश्नकाल के तुरंत बाद पेश किया जाता है। ठीक है। द एक्सेप्टेंस ऑफ द एडजॉर्नमेंट मोशन, काम रोको प्रस्ताव को स्वीकृत होना, वर्क रेजुलेशन शोज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन to the policies of the government, to the policies of the government। काम रोको प्रस्ताव का स्वीकृत होना सरकार के नीतियों के प्रति सशक्त विरोध को प्रकट करता है। ठीक है, बाकी चीज तो समझ जाएंगे कि सारा काम रोक दो, पहले इस पे ध्यान दो। अब लिखो प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेजेस लिख देना, विशेषाधिकार मोशन या प्रस्ताव। ऐसा होता है कि कोई मंत्री अगर कोई तथ्य गलत प्रकट कर दे, गलत बोल दे, तो उसको माना जाता है कि उसने विशेषाधिकार का हनन किया है। ठीक है ना। तो उसके खिलाफ जो है एक मोशन इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है, ताकि वो क्या करें, सही कर ले उसको। आपको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझिए, जब भी कोई पद पे कोई व्यक्ति, जैसे मिनिस्टर है, सरकार ही है भैया, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हीं की तूती बोलती है, तो क्या होता है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, भाई कोई फैक्ट गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे गलत बोलने से आपके कंपटीशन पे गलत असर पड़ सकता है। भाई हमसे सीखने आए हैं और जिम्मेदारी के साथ हम अगर सही चीज़ नहीं बोल रहे हैं, तो मेरी बोली गई बात आपके दिमाग में जाती है ना, तो आप तो इंटरप्रिटेशन उसी ढंग से कर देंगे। तो चूंकि मैं टीचर हूं इसलिए मेरी बात आप सुनते हैं, लेकिन मैं इस प्रिविलेजेस का नाजायज फायदा उठाया कि गलत चीजें बोल दिया। भाई देश का जब मिनिस्टर बोलता है या प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, तो उनको ये प्रिविलेज, भाई मोदी साहब जब बोलते हैं, मन की बात करते हैं, रेडियो में, टीवी में, या मंच पे भाषण देते हैं, या पार्लियामेंट में बोलते हैं, या विदेश में बोलते हैं, तो दुनिया या देश के लोग, भारत के लोग किस नाते सुनते हैं? इस नाते सुनते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, उसका पूरे देश पर असर होगा। लेकिन अगर उन्होंने फैक्ट गलत बोल दिया, उन्होंने ऐसी कोई त्रुटि कर दी, तो अगर आपके बोलने का असर होता है तो त्रुटियों का भी असर क्या नहीं होगा क्या? जैसे दवाई खाने का फायदा होता है, लेकिन गलत दवाई खाने का, उसका भी फायदा। इसलिए डॉक्टर के क्यों कहा जाता है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आप दवा लीजिए। ये तो नहीं बोला जाता ना कभी भी, आप मेडिकल स्टोर पे गए, बोले भैया हमको ये हो रहा है, मेडिकल स्टोर वाले ने दे दिए। आपको यह जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि देश में लाखों
लोग इसलिए प्रभावित हैं क्योंकि डॉक्टरों की पर्ची पे लिखी दवा को मेडिकल स्टोर के लोग नहीं पढ़ पाने के कारण दूसरी दवा दे देते हैं। मेडिकल स्टोर पर कई लोग डॉक्टरों की लिखी हुई दवा का अर्थ अनर्थ लगा करके दूसरे साल्ट या दूसरे तरीके की दवाई दे देते हैं, जिसके कारण लोगों की सेहत पर गलत असर पड़ रहा है और हजारों की इसमें मौत का भी डेटा है। ठीक है, तो जब कोई प्रिविलेजेस वाला व्यक्ति, कोई मिनिस्टर है, पार्लियामेंट में बोल रहा है और गलत तथ्य रख रहा है, तो ये विशेषाधिकार का हनन कर रहा है। मैं एक टीचर के तौर पर, मेरी बात आप सुनने के लिए आए हैं और मैं गलत तथ्य बोल रहा हूं, तो मैं टीचर होने का एक प्रकार से हनन कर रहा हूं। आपके अधिकार, आपका जो एक प्रकार से कॉन्शियस लेवल था, इंफॉर्मेशन लेवल है, उसमें मैं कोई गलती कर रहा हूं।